मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। प्रातः के 8:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश सफरनामा 2024 राहें और मंजिलें। आलेख एवं संकलन सुरेंद्र यादव का और प्रस्तुत करता है अवधेश कुमार गौतम। स्वागत है, अभिनंदन है सफरनामा 2024 में। कुछ पल खामोशी से बीते तो कुछ हलचल मचा गए। जाने वाला साल कहीं तो उपलब्धियों भरा रहा तो कहीं एहसास दिला गया। आखिर जो भी हो, सफरनामा 2024 आ गया। गत वर्ष खेत खलियान से लेकर अंतरिक्ष तक आमद रही। डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों ने थोड़ा विचलित किया। पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय खिलाड़ियों ने ढेरों पदक जीते तो वहीं T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत ने 17 साल बाद विश्व कप का खिताब जीता। बता रहे हैं खेल प्रेमी नवीन पांडे। साल 2024 खेलों में भारत के लिए खुशियां लेकर आया। भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने सिंगापुर में वर्ल्ड चैंपियनशिप के 14वें गेम में चाइना के टिंग लिरेन को हराकर इतिहास बदल दिया। साथ ही दुनिया में सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चैंपियनशिप बनने का सपना पूरा किया। खास बात यह रही कि 53वीं चाल में टिंग लिरेन की एक गलती का जोरदार फायदा उठाते हुए डी गुकेश उन्हें जिस प्रकार पराजित किया वो उनके अद्भुत धैर्य की पेश मैराथन आनंद के डी गुकेश से भारत को बहुत उम्मीदें हैं। भारत हमेशा से ही शतरंज में विश्व भर को चुनौती देता आया है। उस कड़ी को डी गुकेश ने आगे बढ़ाया। इस साल पेरिस में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। भारत की ओर से 117 खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिनिधित्व किया। भारत की ओर से सभी को भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक की उम्मीद थी, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीत चुके थे। इस बार सबकी निगाहें उन्हीं पर थी। उन्होंने पूरा प्रयास करा पर स्वर्ण पदक नहीं जीत सके। बावजूद इसके रजत पदक दिलाने में वह कामयाब है। पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी में मनु भाकर सितारों की तरह चमकी। 10 मीटर एयर पिस्टल में उन्होंने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक तो जीता ही, साथ ही मिश्रित युवक युगल प्रतिस्पर्धा में सरबजोत सिंह के साथ कांस्य पदक जीता। पुरुषों की हॉकी टीम ने इस बार भी ओलंपिक में अपना कांस्य पदक बरकरार रखा। स्वप्निल कुलासे ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में और अमन शेरावत ने पुरुषों की 57 किलोग्राम वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर भारत को पदक तालिका में ऊपर पहुंचाया। इस साल भारतीय टीम ने आईसीसी की T20 विश्व कप प्रतियोगिता जीतकर सभी क्रिकेट प्रेमियों को राहत दिलाई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये वर्ष उपलब्धियों से परिपूर्ण रहा। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन की सफलता का परचम लहराया। चंद्रमा और सूर्य से जुड़ी जानकारियों को हम सभी तक पहुंचाया। जानकारी के साथ शिक्षिका आंचल चौधरी। साल 2024 बीत रहा है और भारत के लिए सन 2024 विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में उपलब्धियों से परिपूर्ण रहा है। अगर हम बात करें तो जनवरी 2024 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा सखी ऐप विकसित किया गया है, जिसके द्वारा अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर मौजूद सेंटर से जुड़े रह सकते हैं और गगनयान मिशन से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद 28 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया, जिसकी थीम भी रही है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीकें। और ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हमने सेलिब्रेट इस बार किया है रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के ईस्ट इंडिया सेक्शन में, और इसमें सहयोग दिया है बिट्स म्यूजियम कोलकाता द्वारा। इसी के साथ डीआरडीओ द्वारा एक मिसाइल आधारित टॉर्पेडो डिलीवरी सिस्टम, जिसका नाम है स्मार्ट, इसको विकसित किया गया है, जो भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी
युद्ध क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने अपनी नई ब्रांच का इनॉग्रेशन इसरो के अहमदाबाद सेंटर में किया है। इसके अलावा IIT हैदराबाद में साथी प्रोग्राम को भारत का पहला और विश्व का छठा प्रोग्राम जो कि तकनीक इंस्टीट्यूट को एनालिटिकल हेल्प प्रोवाइड करेगा, इसको इनॉग्रेट किया गया है। इसके साथ ही मैक ऑब्जर्वेटरी जो कि काफी सुर्खियों में रही है, जिसका फुल फॉर्म है मेजर एटमॉस्फेरिक सेरेनकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप, जो कि भारत के हानले लद्दाख में स्थित है। यह पूरी दुनिया की सबसे ऊंची और दूसरी सबसे बड़ी, और बात करें अगर एशिया की, तो एशिया की सबसे बड़ी सेरेनकोव दूरबीन है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने चौगुले समूह के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 6 एयर कुशन व्हीकल्स के लिए MOU साइन किया है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो साल का जो अंत हो रहा है वह हो रहा है भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के साथ, जो कि सेलिब्रेट इस वक्त हो रहा है IIT गुवाहाटी असम। तो देखा जाए तो साल 2024 में काफी बड़े बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं और चंद्रयान 4 के लिए भी रणनीति बनाई गई है। वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए भी हमारे पार्लियामेंट में काफी चीजें पारित हो रही हैं और आगे के लिए रणनीति तैयार हो रही है। तो उम्मीद की जा रही है जैसे 2024 काफी इम्पोर्टेंट रहा है साइंस के क्षेत्र में, उसी प्रकार से आने वाले साल भी साइंस के क्षेत्र में काफी उन्नति करने जा रहा है। और इंडिया जैसा कि इस क्षेत्र में काफी विकास कर रहा है, तो आगे बढ़ने की काफी उम्मीद है। इस वर्ष केंद्र सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा। गूगल के CEO सुंदर पिचाई को IIT खड़गपुर ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। भारत के लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन ने अपनी 65वीं वर्षगांठ मनाई। 15 सितंबर 1959 को अपनी स्थापना के बाद से ही दूरदर्शन भारतीय मीडिया का आधार रहा है। भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म वेव्स दर्शकों के नाम किया। आप हैं चेयरमैन प्रसार भारती बोर्ड श्री नवनीत कुमार सहगल। And on this occasion, Prasar Bharati, after many years, is launching a new platform. You know, it is going with the times. It's a digital platform. Doordarshan, the Prasar Bharati is coming with an OTT platform. Wow. And this OTT platform is, you know, different from the other OTT platforms in the market because, you know, we are trying to give a clean and family entertainment. Not only clean and family entertainment, but also, you know, a host of other services like the news. You know, we want to keep you abreast of what is happening in the country, what is happening globally. Also, सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों का पालन करना हम सभी का दायित्व है। थोड़ी सी लापरवाही दुर्घटना का कारण बन सकती है। हम सुरक्षित तो हमारा परिवार खुशहाल। इसके लिए गत वर्ष विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आइए जानते हैं यातायात के क्षेत्र में कैसा रहा ये वर्ष। बता रहे हैं श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रामपुर। ये जो हमारा साल है ये एक अच्छा साल रहा है और आप लोगों ने भी हमें बहुत सहयोग प्रदान किया है। मैं आप सब लोगों से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सब लोग सड़क सुरक्षा के सभी मानकों को पूर्ण करके ही चलें, जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। हमारे विभाग द्वारा इसके लिए भी अथक प्रयास किया जा रहा है। इस अथक प्रयास के अंतर्गत अब हमारे जनपद में ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर बन रहा है, जिसके अंतर्गत व्यावसायिक वाहनों का फिटनेस की प्रक्रिया जो है वो फुली ऑटोमेटिक हो जाएगी और जिससे वाहनों के में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी और उनसे दुर्घटनाओं की संभावना भी नगण्य हो जाएगी। इसी तरीके से अभी हमारे यहाँ ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर की भी स्थापना हो चुकी है। केवल उसे जनवरी और फरवरी में रन किया जाएगा, जिसमें ऑटोमेटिक ट्रैक पर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने वाले आवेदक उन पर ड्राइव करेंगे और सेंसर के माध्यम से उनके रिजल्ट डिक्लेयर होंगे, जिससे कि ड्राइविंग की स्किलनेस उन आवेदकों के पास होगी और वो अपनी इस स्किलनेस का प्रयोग करके दुर्घटनाओं में कमी लाएंगे। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी अवगत कराना चाहूंगा कि इस जनपद में 2 स्क्रैपिंग फैसिलिटी की स्थापना की जा चुकी है, जिसके माध्यम से आप अपनी पुरानी गाड़ियों को वहां पर स्क्रैप करा सकते हैं और स्क्रैप कराने के पश्चात उनके द्वारा प्राप्त सर्टिफिकेट के माध्यम से जब भी आप नई गाड़ी परचेज करेंगे उन गाड़ियों के परचेजिंग में भी आपको छूट मिलेगी तथा हमारे परिवहन विभाग के अंतर्गत देने वाले कर पर आपको जो 15% की छूट अलग से मिलेगी। तो इसका एक आप लाभ उठाएं और नई जो है जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं उन सब गाड़ियों में जो नई सुरक्षा की इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं उनका लाभ उठा करके आप सुरक्षित चल सकते हैं।
ये भी आप लोगों को बताना चाहूंगा। पूरे साल में विभिन्न प्रकार के जो है सड़क सुरक्षा संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें जनपद के सभी जन सामान्य व्यक्ति, आम नागरिक, बच्चे, सभी डिपार्टमेंट के, जैसे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट हो गया, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया और हमारा डिपार्टमेंट हो गया, तथा आम जो है जनता ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और उसमें पार्टिसिपेट किया, जिसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की रैलियां निकाली और रैलियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। इसके साथ ही साथ स्कूलों में बच्चों के बीच भाषण प्रतियोगिताओं का, कला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और उनमें एक और चीज डेवलप की गई कि वे अपने माता पिता को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो बिना हेलमेट के अगर बाइक चला रहे हों तो न चलें, तथा अगर कार चला रहे हों तो उस पर सीट बेल्ट का प्रयोग करें, तथा नशे की हालत में गाड़ी का संचालन न। साथ ही साथ हमने सड़कों पर जो इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए, जैसे NHIA पर अगर आप कहीं भी किसी भी रास्ते में किसी प्रकार की कोई आपत्ति में फंस गए हो तो वहां पे एक आपको टेलीफोन बूथ टाइप का सिंबल मिलेगा, एक बॉक्स मिलेगा। उस बॉक्स को कैसे ऑपरेट करते हैं उसका भी डेमो हमने सारे स्कूलों में दिलवाया, जिससे कि अगर कभी किसी रास्ते में फंसे हो या उनकी गाड़ी खराब हो गई हो या उनकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया हो या उनके साथ कोई हादसा हो गया हो, उसकी सूचना निकटतम टोल बूथ को मिल सके और उन्हें किसी प्रकार के लोकेशन की जरूरत नहीं होगी। वो सीधे ही उस टोल बूथ के अनुसार ही उस गंतव्य स्थान पे पहुंचकर उनका सहयोग प्रदान करेंगे। मैं जनपद के समस्त जनपदवासियों का वो धन्यवाद दूंगा और उनसे एक अनुरोध पुनः करूंगा कि आप लोग यातायात के समस्त नियमों का पालन करें। पूरे वर्ष साहित्यिक गतिविधियों का बोलबाला रहा। प्रिंट मीडिया से लेकर दृश्य और श्रव्य मीडिया ने इसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, तो वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी इस क्षेत्र में आगे रहे। आप हैं प्रसिद्ध साहित्यकार, शिक्षाविद डॉक्टर अवनीश कुमार यादव, प्रधानाचार्य राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज बरेली। ये जो वर्ष रहा 2024 साहित्य के बारे में, जैसे कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण तो होता ही है, लेकिन वो समाज को एक सही दिशा देने का भी काम करता है, मार्गदर्शक के तौर पर भी अपनी उसकी भूमिका हुआ करती है। तो मार्गदर्शन के तौर पर, अगर एक मार्गदर्शक के तौर पर मैं देखूं तो साहित्य ने इस 2024 में भी विभिन्न प्रकार के साहित्य के माध्यम से, वो विविध विधाओं में, चाहे वो कविता के माध्यम से, चाहे कहानी के, चाहे रेखाचित्र या कि रिपोर्टाज या कि संस्मरण या कि अन्य विधाओं के माध्यम से साहित्य में कुछ मजबूत हस्तक्षेप आए, जिन्होंने समय और समाज के सापेक्ष हमारा वर्तमान क्या है, वर्तमान के लोक जीवन की विसंगतियां क्या हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लोक जीवन को या हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित कर रही हैं, इस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला और उससे समस्याओं के समुचित समाधान भी स्पष्ट किए। ये वर्ष इस रूप में भी याद किया जाएगा क्योंकि साहित्य के क्षेत्र में, क्योंकि साहित्य में प्रौद्योगिकी के आने के, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के आने के कारण सोशल मीडिया के जो विभिन्न प्लेटफॉर्म्स हैं, तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स की और खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी इसमें विशेष भूमिका रही। उसके माध्यम से भी बहुत सारा साहित्य हमारे सम्मुख आया। उसमें बहुत सारा साहित्य ऐसा था कि जो खारिज किए जाने वाला भी था। खारिज किए जाने से मेरा आशय है कि कोई भी साहित्य ऐसा पाठकों को सोशल मीडिया पे जो आया, बहुत सारे लोगों के भीतर ये रहता है कि वो कुछ भी समाज के विरोधी या समाज विरोधी गतिविधियों को लेकर के कुछ भी लिखने को भी साहित्य मान लेते हैं, या कि कोई भी ऐसे आचरण जो कि हमारे नैतिक रूप से, हमारे संवैधानिक रूप से मान्य नहीं है, सर्वमान्य नहीं है, ऐसे आचरणों को, या कि जो कि मूल्यहीनता को प्रदर्शित करते हैं, ऐसे आचरणों को प्रदर्शित करने वाली घटनाएं, परिघटनाएं भी हुई। लेकिन अच्छी बात यह रही कि सुधी पाठकों ने, सुधी श्रोताओं ने उन चीजों को नकार, यानी कि 2024 में ये प्रवृत्ति भी देखने को आई कि अगर कहीं से कुछ विसंगतियां या साहित्य के जरिए कुछ विसंगतियां या कुछ ऐसी चीजें लाने की कोशिश अगर हुई समाज, समुदाय के बीच में, समाज के बीच में, कि जो समाज में एक नकारात्मक असर डालने वाली थी, तो उन पर भी कड़ा प्रहार हुआ। उनको भी, जिसको एक उसकी दुनिया में कहा जाता है आजकल सोशल साइट्स की दुनिया में, ट्रोलिंग, तो ट्रोलिंग ऐसी चीजों की भी बहुत हुई कि जिन्होंने समाज विरोधी विचारधारा को स्थापित करने की कोशिश की, या कि जो सर्वमान्य, हमारी जो सर्व स्वीकृत समाज की जो चीजें हैं, वस्तु स्थितियां हैं, उनके विरोध में जाने की कोशिश की। तो इस लिहाज से भी साहित्य में काफी स्वर दिखने को मिले। इंटरनेट का जमाना है और तकनीकी क्रांति का दौर है, तो तकनीकी क्रांति के दौर पर बहुत सारे बड़े और अहम विचार गोष्ठियों से लेकर के
तमाम तरह के संवाद, इस तरह के इंटरव्यू, तमाम तरह की इस तरह की सामाजिक साहित्यिक गतिविधियां सोशल साइट्स के माध्यम पर देखने को मिली, जिन्होंने एक बड़ा हस्तक्षेप समाज में किया। हस्तक्षेप इस रूप में किया कि समाज के अपने जो नियम है, जो मानवीय नियम है, जो मानवीय प्रवृत्तियां हैं, और खास तौर पर जाति को लेकर के, पंथ को लेकर के, वर्ग को लेकर के, क्षेत्र को लेकर के जो धारणाएं, मान्यताएं, अवधारणाएं हैं समाज के बीच में, उनको विशेष तौर पर रेखांकित किया। समरस समाज की स्थापना में क्या योगदान हो सकता है, बेहतर योगदान क्या हो सकता है साहित्य के माध्यम से, इस पर बहुत विमर्श हुआ। नारियों की स्थिति को लेकर के, खास तौर पर महिलाओं की स्थिति को लेकर के, और महिलाओं में भी खास तौर पर महिला स्वतंत्रता को लेकर के, स्वातंत्र्य को लेकर के काफी बातें हुई, और उस पर बातें केवल खाली बातों तक सीमित नहीं रही, बल्कि बौद्धिक विमर्श होकर भी उभर करके आए कि जिसमें महिला स्वतंत्रता का मतलब कोई स्वच्छंदता नहीं होता है, बल्कि एक ऐसी प्रबुद्ध महिला समाज के को आगे बराबरी का हिस्सा देने की बात करना शामिल होता है, जिसमें क्योंकि वो आधी आबादी है, तो उस आधी आबादी को लेकर के भी बहुत ही गंभीर मंथन हुए, और उनकी स्थिति को लेकर के कहाँ पर उनको किस स्तर पर बढ़ोतरी की आवश्यकता है, कहाँ पर उन्हें बढ़ावा देने की आवश्यकता है, उनकी शिक्षा को लेकर के, समानता को लेकर के, समता को लेकर के किस प्रकार की बुनियादी सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता है, उनकी सुरक्षा को लेकर के किस प्रकार की बात किए जाने की आवश्यकता है, इस पर भी बात हुई। समाज का जो पिछड़ा और हाशिए पर पहुंचा हुआ वर्ग है, उस वर्ग की चिंताएं हमेशा से साहित्य के केंद्र में रही हैं, इस बार भी साहित्य के केंद्र में रही, और कई ऐसे बड़े गोष्ठियां साहित्यिक मंचों पर हुई, तकनीकी तौर पर भी और ऑफलाइन माध्यमों में भी, कि जिन्होंने समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, जो हाशिए का जो वर्ग है, उसकी अपनी चिंताएं क्या है, उसकी अपनी पीड़ाएं क्या है, उनकी पीड़ाओं में सहभागी कैसे बनाया जा सकता है, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए किस प्रकार के प्रयासों की आवश्यकता होगी, और साहित्य उसमें क्या योगदान दे सकता है, इस पर भी बहुत गहरी बात हुई। शिक्षा किसी भी राष्ट्र को समुन्नत या कि शिखर पर ले जाने की दिशा में एक बड़ा माध्यम मानी गई है, तो शिक्षा को लेकर के शिक्षा से वंचित जो वर्ग है, शिक्षा से वंचित वर्ग खासतौर पर इस तकनीकी युग में, जहाँ की मोबाइल की क्लिक पर और इंटरनेट पर जरा देर में के रहस्यों की पूरी दुनिया खुल जाती है, ऐसे समय में अगर कोई निरक्षर है, तो निरक्षरता आज के जमाने में तो एक अभिशाप से कम नहीं है। तो अगर कहीं पर शिक्षा को लेकर के साहित्य ने, अगर कहीं साहित्य की दृष्टि में साहित्यकारों ने इस ओर भी दृष्टि दिलाई, शिक्षा से वंचित है तो उसको शिक्षा की मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है, और उसके लिए किस किस तरह के प्रयास किए जा सकते हैं, इस पर भी प्रबुद्ध जनों के द्वारा अपनी विभिन्न रचनाओं के माध्यम से बहुत सटीक और गंभीर बातें की गई। तो ये वर्ष 2024 अगर मैं साहित्य की दृष्टि से देखता हूँ तो बहुत ही व्यक्ति केंद्रित ना होकर के समाज और समाज की चिंताओं पर केंद्रित वर्ष रहा। इसमें समाज की चिंताओं को प्रमुखता से रखा गया, प्रधानता से रखा गया, और उस पर विभिन्न प्रकार के विमर्श हुए, चाहे वो किसी भी भाषा को चुना हो साहित्यकारों ने, चाहे हिंदी को चुना हो, उर्दू को चुना हो, अंग्रेजी को चुना हो, संस्कृत को चुना हो, या अन्य जो भाषाएं हैं, किसी भी भाषा में साहित्यकार, क्योंकि जब साहित्यकार किसी भी देश काल परिस्थिति के साहित्यकार होते हैं तो वो उस समय की तात्कालिक ऐतिहासिक, सामाजिक, भौगोलिक पृष्ठभूमि के आधार पर ही सोचते हैं। तो लगभग जो चिंतन की धारा है वो एक दिशा में ही चल रही होती है। ये जरूर है कि उनका अंदाज़े बयां अलग अलग होता है, लेकिन उनकी चिंताएं लगभग समान होती है। तो हमारे साहित्यकारों का यही रहा इस बार भी कि उन्होंने देश और समाज की जो चिंताएं हैं, और जो भी ऐतिहासिक, भौगोलिक, अर्थशास्त्रीय चिंताएं, सामाजिक चिंताएं, विज्ञान सम्मत चिंताएं, पर्यावरणीय चिंताएं, जो भी चिंताएं थी, या राजनीति को लेकर के जो चिंताएं थी, वो सभी के लगभग समग्रता के साथ एक जैसी रही, अंदाजे बयां जरूर रहे। हम सभी स्वस्थ रहें, ये चाहत सभी की होती है। नागरिकों को जागरूक करने और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग भी अपनी सेवाएं देता रहा है। विस्तार से बता रहे हैं डॉक्टर पीके शर्मा, मेडिकल ऑफिसर, PHC चमरौआ। जो सामान्य व्याधियां, उसके अलावा जैसे मानसिक रोग और गैर संचारी रोग, जिनमें डायबिटीज है, कैंसर और हृदय रोग, इनके मरीजों में अप्रत्याशित वृद्धि हमें देखने को मिली। इनसे बचाव के लिए जैसे मानसिक रोगी काफी बढ़ रहे हैं, तो हमने गांव-गांव जाकर कैंप किए, वहां पे लोगों में जागरूकता बताई और उनको बताया
कि मानसिक रोगी को हम कैसे पहचाने। इसी तरह गांव के सुदूर क्षेत्र से जो लोग रहते हैं उनसे स्वास्थ्य विभाग का जोड़ना भी एक चुनौती रही है। इस क्रम में इस साल हमने हर स्वास्थ्य उपकेंद्र पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए, जिनमें सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी बैठते हैं, जहां 18 तरह की जांचें होती हैं और वो 42 तरह की दवाएं भी लोगों की जांच करने के उपरांत उनको दी जाती हैं। और जो मरीज अगर वहां ठीक नहीं हो सकता उसको उपचार के लिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या जिला के लिए संदर्भित कर दिया जा सकता है, जिससे उसका इलाज वहां पर समुचित रूप से हो सके। एक संजीवनी ओपीडी इन्हीं केंद्रों पर शुरू की गई, जो कि आम जनमानस के लिए बहुत उपयोगी है। इसके माध्यम से इंटरनेट के द्वारा एक गांव का आदमी बड़े शहर में बैठे स्पेशलिस्ट से जुड़ जाता है। वह उनको अपनी व्याधि से संबंधित जांचें दिखाकर उनका परामर्श लेकर उचित इलाज कर सकता है। इसी वर्ष से अब 70 साल से अधिक के सभी वृद्धजनों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने की योजना भी सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसमें जिस व्यक्ति की आयु आधार कार्ड में 70 साल से ऊपर हो गई है वो अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं और आयुष्मान कार्ड के द्वारा वो पूरे वर्ष में 5 लाख तक का उनका इलाज मुफ्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त 24 घंटे प्रसव होने वाले केंद्रों बनाए गए हैं, जहां पर 24 घंटे किसी भी समय डिलीवरी हो सकती है। इससे मातृ एवं शिशु दर में भी कमी आई। दिमागी बुखार के लिए भी टीकाकरण शुरू किया गया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जी द्वारा एक टीबी मुक्त भारत की योजना है कि 2025 तक हमें अपने देश को टीबी से मुक्त करना है। इस क्रम में घर घर जाकर रोगी खोजने का अभियान चलाया गया। यह 2 बार चला। पहला अभियान मार्च माह में चलाया गया, जो 15 दिन तक चला। अब पुनः इसी क्रम में 7 तारीख से 100 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि हम टीबी के रोगी की जल्दी से जल्दी पहचान कर सकें और उनको प्रेरित करें कि वो आहार अच्छा लें, पौष्टिक आहार खाएं और पूरा इलाज समय से कराएं। शैक्षिक उन्नयन के लिए भी विभिन्न गतिविधियों का संचालन पूरे वर्ष किया जाता रहा। जानकारी दे रहे हैं श्री शावेज लतीफ, प्रवक्ता और सेवारत प्रशिक्षण प्रभारी, डाइट रामपुर। यदि शिक्षा के क्षेत्र में साल 2024 की प्रासंगिकता की हम बात करें तो ये साल अब बीत रहा है। शिक्षा बच्चों का मूल अधिकार है, तो इसके लिए प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक अनेकानेक नवाचारी प्रयास हुए हैं। विविध आयामों को संजोए बच्चों के शैक्षिक स्तर को बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित किए गए हैं, जिससे प्रदेश के करोड़ों करोड़ बच्चों का शैक्षिक स्तर नियमित रूप से सुधर रहा है। शैक्षिक स्तर सुधार के लिए नामांकन और ठहराव के लिए पूर्व से ही विभिन्न कार्यक्रम संचालित थे, जिसमें से निपुण एक है, जिससे बच्चों के अधिगम स्तर में अतुलनीय वृद्धि हुई है। गत वर्ष बच्चों को पोषण सुधारने के लिए परिषदीय विद्यालयों में सप्लीमेंट्री फूड भी साप्ताहिक स्तर पर दिया जा रहा है। प्रदेश के अंदर शिक्षा विभाग की अलग अलग इकाइयों के द्वारा SERT के सहयोग और दिशा निर्देशन में टीचर्स की स्किल को सुधारने के लिए उन्हें न सिर्फ विषय आधारित प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो आज की सबसे बड़ी ज़रूरत और चुनौती है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसकी भी ट्रेनिंग लगातार शिक्षकों को दी जा रही है। डिजिटल इंडिया के इस दौर में उत्तर प्रदेश के लिए दूरदर्शन के 5 चैनल्स आवंटित हैं, जिन पर सातों दिन 24 घंटे नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के लिए बच्चों के लिए PM ई-विद्या कार्यक्रम के अंतर्गत विषयवार, कक्षावार अलग अलग कंटेंट प्रसारित किया जा रहा है, जिसको इतना सिंपल करके प्रस्तुत किया गया है कि बच्चे तक कंटेंट बहुत आसानी से पहुंच रहा है। शोध को बढ़ावा देते हुए SCRT ने अलग अलग बिंदुओं पर शोध को बढ़ावा दिया है। टीचर्स के लिए विषयवार और कक्षावार टीचर्स गाइड भी तैयार की है। प्रदेश और जनपद स्तर पर YouTube चैनल्स के माध्यम से रोचक कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है। जैसा कि सभी जानते हैं कि माध्यमिक स्तर पर बेहतर प्रयास हो रहे हैं शिक्षा के लिए, उसी में आंगल भाषा शिक्षण केंद्र से, जो कि प्रयागराज में स्थित है, वहां से एक टीचर्स गाइड का निर्माण किया गया है, जो इस माह के अंत तक आ जाएगी और जिसको मद्देनजर रखते हुए सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वो भी एक बहुत ही अतुलनीय कदम हुआ है शिक्षा की ओर। जनपद स्तर की अगर हम बात करें तो DLED के बच्चों को डाइट के माध्यम से ट्रेन किया जा रहा है, ताकि वो भविष्य में कुशल शिक्षक बन सके। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा में एक जो
एक अनूठी पहल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हुई है, वो है पंख पोर्टल। आप सब जानते ही हैं कि कक्षा 12 पास करने के बाद बच्चों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो ये होती है कि हमें किस तरफ जाना है। तो एक करियर गाइडेंस के रूप में पंख पोर्टल का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, जिससे लगातार बच्चों को गाइडेंस मिल रही है और उनको और बेहतर वो जीवन में कर पाएं, इसके लिए वे प्रेरित हो रहे हैं। इसके अलावा बालिकाओं को शिक्षा के अलावा स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से विविध नवाचारी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। आत्मरक्षा जैसा स्किल बेस्ड कार्यक्रम भी उच्च प्राथमिक स्तर की बालिकाओं के लिए संचालित किया गया है। यातायात सुरक्षा, संचारी रोगों की जानकारी विषयक रैली भी निकाली गई है। तंबाकू से होने वाली बड़ी बड़ी बीमारियों के प्रति न सिर्फ अध्यापकों को, बच्चों को, बल्कि अभिभावकों को भी जागरूक किया गया है। विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागरूक करने के उद्देश्य से मॉड्यूल निर्माण किया गया है और लगातार क्विज कराई जा रही। साथ ही बच्चों को एक्सपोजर विजिट भी कराई जा रही, जिनसे उनके दिमाग को और खुलने में मदद मिले। वर्ष 2024 शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा रहा है और ऊंचाई 2024 में हासिल की है, उसको हम नियमित रखें, जारी रखें और 2025 जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में न सिर्फ बल्कि भारत में ही एक अतुलनीय वर्ष साबित हो। सफरनामा 2024 का खासा सफर रहा नए कानून। इस वर्ष 3 नए कानून लागू हुए। इनके संबंध में आप हैं डॉक्टर राजकुमार सोनकर, प्रोफेसर विधि विभाग, केजीके कॉलेज, मुरादाबाद। भारत सरकार ने 1 जुलाई 2024 में 3 कानून लागू किया। पहला है भारतीय न्याय संहिता, जिसको BNS 2023 के नाम से जाना जाता है। दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये तीनों कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू है। ये जो कानून आया है, इसके पीछे चूंकि हमारे देश में 1860 का लॉर्ड मैकाले की जो ड्राफ्टिंग थी भारतीय दंड संहिता, जिसको हम IPC 1860 के नाम से भी जानते हैं, और यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये गुलामी का प्रतीक था। हमारे भारत सरकार ने लॉ कमीशन का गठन किया था। लॉ कमीशन ने बहुत सारे सुझाव दिए थे, उसमें विशेष रूप से भारतीय दंड संहिता के लिए थी, जिसे 1860 में अधिनियम किया गया था और उक्त संहिता समय समय पर उसमें बहुत सारे संशोधन भी किए गए थे। विद्यमान विधियों को समकालीन स्थिति के अनुसार सुसंगत बनाने और जन साधारण को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए भी विचार किया। तदनुसार समकालीन आवश्यकताओं और लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा विधिक ढांचा सृजित करने की दृष्टि से जो नागरिक केंद्रित हो और नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न पदाधिकारियों से परामर्श किया गया। भारतीय दंड संहिता को समाप्त करके एक नई विधि को अधिनियमित करने का प्रस्ताव किया गया, जिससे अपराधों और शास्तियों से संबंधित उपबंधों को सुप्रभावी किया जा सके। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो हम पुराने कानून जो अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए थे, एक तरह से गुलामी का प्रतीक हमारा था, उसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने उतार फेंका और भारत के द्वारा निर्मित कानून को लागू किया और हम लोग इसकी तहे दिल से सराहना करते हैं और इसका स्वागत करते हैं और आने वाले समय में ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो सफरनामा 2024 का सफर बस यहीं तक। अगला वर्ष आपके लिए ढेरों ढेरों खुशियां लेकर आए, इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग। मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश। अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम
मेरी माटी मेरा देश सफ़रनामा 2024 राहें और मंजिलें। आलेख एवं संकलन था सुरेंद्र यादव का और प्रस्तुति थी अवधेश कुमार गौतम की। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है।